समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके तहत आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन। जैसा कि नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन अर्थात यूरोपीय देशों का संगठन। यूरोपीय यूनियन अर्थात यूरोपीय देशों का संगठन। इस बात को हम भली भांति जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप ही सत्ता का केंद्र था। यूरोप ही वह ऐसी जगह थी, यूरोपियन देश ऐसे थे जिन्होंने अन्य महाद्वीपों पर जाकर के अपना कब्जा किया, राज्य किया। हमारे भारत में यूरोपियनों का ही कब्जा था। तो जो सत्ता को पहले से भोगता आ रहा हो, सत्ता का जो केंद्र रहा हो, वो चुप कैसे बैठ सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यानी 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सत्ता के केंद्र सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया गया। यानी दो सत्ता के केंद्र बन गए, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोप को यह बात गवारा नहीं बैठी। उसको लग रहा था कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। वो चुप होकर के देखता रहा, वेट एंड वॉच। प्रतीक्षा करो और देखते रहो। धीरे धीरे वो सत्ता को अपने हाथ में लाने के लिए, सत्ता का केंद्र बनने के लिए उसने प्रयास शुरू कर दिए थे। हम आपको पहले यहाँ यूरोप के बारे में कुछ बता दें। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। बहुत ज़्यादा कसमकस हो रही थी उनमें कि हमारे यहाँ जो सत्ता थी वो गई कहाँ। सत्ता तो सोवियत संघ और अमेरिका के पास पहुँच गई थी। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? यूरोप के नेता इस बात को लेकर के चिंतित थे 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कि हमें फिर से अपनी जो पुरानी दुश्मनी थी उसको फिर से चालू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और समस्याओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। मतलब उसने दो बातें सोची। हमेशा दो चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, नई चीज़ पर आते हैं, तो हमारे सामने दो रास्ते होती हैं। इन्हीं को दुविधा कहा जाता है। पहली तो ये कि क्या हमें पुरानी दुश्मनी फिर से प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि क्या हमें विश्व के साथ सकारात्मक सोच के साथ, सहयोगात्मक सोच के साथ नए सिरे से संबंध बनाने चाहिए। दो ही सोचें उसके सामने थी। तो अगर वो पुरानी दुश्मनी प्रारंभ करता तो जहां पहले था वहीं पहुंच जाता, और नए सिरे से सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यदि वो नए सिरे से संबंध बनाता तो उसे कुछ लाभ मिलने वाला था। इन बातों को सोच ही रहा था कि निर्णय दूसरे सिद्धांत यानी सकारात्मक सोच के साथ शेष विश्व से संबंध स्थापित किए जाए, नए सिरे से संबंध स्थापित किए जाए। इस सोच पर काम किया यूरोप ने, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। पहले यूरोपीय देशों के जो आपसी संबंध बने थे उनको द्वितीय विश्व युद्ध ने ध्वस्त कर दिया।
अब वो चीज़ें नहीं बची थी जो पहले उसके संबंध थे अन्य देशों से, यूरोप के देशों से। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद वो चीज़ें सब समाप्त हो गई। जिन पर भरोसा था उनने भरोसा तोड़ दिया। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली। 1945 तक यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की बर्बादी हुई। इस बात को तो आप लोग स्वीकार करते हो। जहाँ युद्ध होता है, जहाँ संघर्ष होते हैं, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ बर्बादी के अलावा और कुछ होता नहीं। होता है कुछ? विकास तो रुक ही जाता है। हम जो सोचते हैं विकास के बारे में, उसकी जगह हम क्या सोचने लगते हैं? शत्रु के बारे में। वो कितना ताकतवर है, उसको ताकत कहाँ से मिल रही, उसको कैसे मात दी जाए, इन्हीं बातों में हम विचार करने लगते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1945 के पहले की बात है, तो यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली। वहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। जितना भी पैसा होता था यूरोप का, रक्षा पर खर्च होता था। हथियार खरीदो, सेना बढ़ाओ, इन चीज़ों पर खर्च होता था। आपके परिवार में भी यदि किसी से बैर हो, किसी से शत्रुता हो, तो हम अपना पैसा कहाँ बर्बाद करते हैं? बंदूक खरीदो, वकीलों से दोस्ती रखो, इन्हीं लोगों पर पैसा बर्बाद करो। लेकिन कभी विकास पर पैसा हम नहीं खर्च करते हैं। हम शिक्षा पर नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य पर नहीं करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों पर करते हैं। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी हो चुकी थी, इसने झेली थी यूरोप ने। उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। पहले जो यूरोप खड़ा हुआ था, उन मान्यताओं को भी ध्वस्त होते यूरोप ने देख लिया था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। 1945 के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हो गया था? शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था 1945 के बाद। शीत युद्ध का मतलब था कोल्ड वार, ऐसा युद्ध जिसमें दो महाशक्तियां युद्ध ना करते हुए युद्धरत लगती थी। युद्ध ना होते हुए भी, यानी सोवियत संघ में और संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध तो नहीं होता था, लेकिन लगता था, वातावरण ऐसा होता था कि इनमें आपस में संघर्ष हो रहा है, आपस में इनमें कोई ना कोई मनमुटाव चल रहा है। ये लोग विश्व के किसी भी मंच पर एक दूसरे की निंदा करते थे, एक दूसरे को ताकत में आगे बढ़ने से रोकते थे। ये इनका चलता रहा और यही शीत युद्ध था। तो शीत युद्ध के कारण यूरोपीय देश जो थे आपस में मेल मिलाप करते रहे। चूंकि शीत युद्ध चल रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो राज्य थे वो सब मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बना रखा था इन्होंने। ये संयुक्त राज्य अमेरिका था, इसको शॉर्ट में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता था। दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। सोवियत संघ में यहाँ से बेलारूस, यूक्रेन, ये उसके देश थे यूरोप के, और क्या नाम, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मिलाकर के कुल मिलाकर के 15 देश सोवियत संघ में शामिल थे। ये दोनों देश इसमें शामिल थे। और यूरोप है, ये यूरोप है जिसमें फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, इटली, ग्रीस और जर्मनी, चेक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, वियना, म्यूनिच, म्यूनिच जो शब्द आज आ रहा है, ये म्यूनिच या मैस्ट्रिच, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको बताएंगे, क्योंकि सोवियत संघ का प्रारंभ वहीं से होता है, मैस्ट्रिच संधि से। तो ये सारे देश जो दिख रहा है हमें, ये यूरोप के, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, ये सब यूरोप के देश हैं। इन्होंने एक संघ बना रखा था। प्रारंभ में ये भी 15 देश थे, लेकिन बाद में ये कितने हो गए थे? 25 देश हो गए थे यूरोप के। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ और ये सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका को रोकने वाला कोई था नहीं दुनिया में। शक्ति एक ही जगह रह गई,
दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, एक ध्रुव नष्ट हो गया, दूसरा ध्रुव रह गया केवल। तब अमेरिका को रोकने के लिए, चूंकि ये पहले से ही सत्ता का केंद्र था, यूरोप पहले से ही सत्ता का केंद्र था, तो अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए यूरोप ने अपना पुनर्आर्थिक जो उद्धार था उसको करने के लिए, कि हमारा फिर से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, यूरोप ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, चूंकि यूरोप के देश आपको दिख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं यूरोप के, और इन देशों में को इस बात का खतरा था कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है, कभी भी किसी देश को डकार जाएगा, कभी भी ध्वस्त कर सकता है, सैनिक शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा थी। तब इन लोगों ने इकट्ठा होकर के एक यूनियन बनाने का फैसला किया, और यूनियन बनाने सबसे पहले इन्होंने आर्थिक संगठन बनाया था, यूरोपीय देशों का आर्थिक समुदाय इन्होंने बनाया था। इसके बाद धीरे धीरे ये संगठित होते गए और जाकर के 1992 में यूरोपीय यूनियन की घोषणा इन्होंने कर दी, इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो यहाँ 45 से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों को इकट्ठा करके। इस दौरान अमेरिका ने, जब यूरोपीय की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, तो अमेरिका ने क्या किया था, यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने यूरोप की बहुत मदद की। यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, यूरोप की आर्थिक मदद की, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। और इसी मदद को, इसे मार्शल योजना नाम दिया गया, इसी मदद को मार्शल योजना नाम दिया गया। हाइलाइटर दे दो। तो मार्शल योजना नाम किसको दिया गया, जब अमेरिका ने यूरोप की मदद की, आर्थिक मदद, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा जो आर्थिक मदद की गई, उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत, नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, ये अमेरिका का सैनिक संगठन था। इस नाटो के तहत, इन नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी, नॉर्थ मीन्स उत्तरी, अटलांटिक, ट्रीटी मीन्स होती है संधि, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसके द्वारा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। यूरोप की सुरक्षा करने लगा वो, अमेरिका यूरोप की सुरक्षा करने लगा इसी नाटो के तहत। मार्शल योजना के तहत ही, मार्शल योजना मतलब अमेरिका द्वारा यूरोप को आर्थिक सहायता देना। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, और यूरोप में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हो गई 1948 में। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी अमेरिका ने जो आर्थिक सहायता दी थी, मार्शल योजना जो उसकी थी, उसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। हम मान सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन की नींव पड़ गई है यहीं से।
अब आगे इसको देखें हम, क्रमिक इसका विकास किस प्रकार रहा। यानी इस संगठन के माध्यम से, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। पश्चिमी यूरोप, यूरोप के जो इस भाग के देश हैं वो पश्चिमी कहलाएंगे और उस तरफ के देश हैं वो पूर्वी कहलाएंगे। तो पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने, यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। यानी ऐसा मंच बन गया यूरोप के लिए, पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए, कि ये एक दूसरे की आर्थिक मदद करने लगे। यूरोप के जो देश थे इसी मंच के माध्यम से एक दूसरे की आर्थिक मदद करने लगे। मदद करने से मदद मिलती है, इस बात को तो हम मानते हैं ना। जब हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमको भी मदद मिलेगी। देश एक दूसरे की मदद करने लगे। (1949) में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। अगला कदम है 1949 में गठित यूरोपीय परिषद। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद, यानी कि यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय परिषद। राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। पहला हो गया आर्थिक सहयोग संगठन बन गया था ऊपर 48 में, और 19 में क्या बना दिया इन्होंने, राजनीतिक सहयोग परिषद। ये भी इसके लिए बना ली गई इन्होंने। यानी ये अगला कदम था यूरोपीय यूनियन के गठन के लिए। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। यूरोप में जो पूंजीवादी देश थे, यूरोप में भी दो प्रकार के देश थे। जो सोवियत संघ में पहले मिल चुके थे वो समाजवादी हो गए थे, और जो यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देश थे, चूंकि वो थे पूर्वी यूरोप के देश, और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो क्या बन गए थे, पूंजीवादी। तो यहाँ पर पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप के देशों की जो प्रक्रिया थी वो चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगी। और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ 1957 में। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद, यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। यूरोप में पार्लियामेंट का गठन हो गया। पार्लियामेंट कहते हैं संसद को, वहां संसद का गठन हो गया यूरोप में। यह कब हुआ, 1957 की बात है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यहां हम इसको अंकित कर देते हैं। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया यहाँ पर। कब, 1957 में। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कम्युनिटी मतलब समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हो गया। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। तो आर्थिक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में हो गया। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ। आप तो कहेंगे कि हमको तो ये बताएगा कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। अगर अंग्रेजी की आपको मीनिंग नहीं आती है तो वहाँ आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं
इसका मतलब है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका गठन 1957 में हो गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, और इसी प्रक्रिया ने, जब वहां पार्लियामेंट का गठन हो गया तो इसने क्या किया, राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद, सोवियत संघ का जो गुट था उसका पतन हुआ, सोवियत संघ का तो पतन हो चुका था, उसके पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। जब 1990 में सोवियत संघ गुट का पतन हो गया तो इस प्रक्रिया में और तेजी आई, और 1992 में यूरोपीय यूनियन का गठन यूरोपीय संघ या यूनियन एक ही बात है, इसको हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ, ये भी कह सकते हैं इसको। यूरोपीय यूनियन को हिंदी में यूरोपीय संघ कह सकते हैं, क्योंकि यूनियन मीन्स संघ ही तो होता है, तो हम इसको कह सकते हैं इसको। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, जब यूरोपीय संघ बन गया, यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर रहने का फैसला कर लिया, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तब क्या होता है, यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, जितने भी यूरोपीय संघ में देश शामिल थे उनकी समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी। विदेशों से हमें जो संबंध रखने हैं, जो यूरोप का एक देश रखेगा वही सभी देश रखेंगे। यूरोप के देशों की समान विदेश नीति और समान सुरक्षा नीति होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अलग हो, हमारी अलग हो, सभी देश एक साथ मिलकर के समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति का पालन करेंगे। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। आंतरिक मामले होते हैं देश के अंदर के मामले, यानी यूरोप में के जो देश हैं उनके अंदर जो भी मामले हो रहे हैं, जैसे छोटे मोटे पुलिस केस होते हैं या कोई छोटा मोटा विवाद होता है, तो ये आंतरिक मामले कहलाते हैं। तो आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग, यूरोप के जितने भी देश हैं जो यूरोपीय संघ में शामिल हैं वो आंतरिक मामलों में और न्याय के मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आने वाली है, एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। और उस मुद्रा का नाम रखा गया था यूरो। उस मुद्रा का नाम क्या था? यूरो। अमेरिका द्वारा जो मार्शल योजना लाई गई थी उसका एक नाम और था। जब अमेरिका ने मार्शल योजना कैसे लाई थी? अमेरिका ने यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार के लिए सहयोग किया था, आर्थिक सहयोग, और इसी सहयोग को नाम दिया गया था मार्शल योजना। इसका एक नाम और था ट्रूमैन। मार्शल योजना का एक नाम और था ट्रूमैन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ट्रूमैन एंड मार्शल स्कीम। दोनों इनकी थी, यानी एक ही नाम था, दोनों को किसी भी नाम से पुकार सकते थे। बस हमें याद इतना रखना है कि अमेरिका द्वारा जब यूरोप की आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहयोग किया गया तो इस योजना का नाम रखा गया मार्शल योजना या ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है। जब यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ तो इसमें सबसे पहले 6 देश इसके लिए उत्तरदायी थे और उनके नाम बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जेमबर्ग
और नीदरलैंड। नीदरलैंड का ही शहर है मैस्ट्रिच। वहां पर मैस्ट्रिच की संधि हुई थी। कभी प्रश्न आ जाए मैस्ट्रिच की संधि क्या है, तो वो भी आज अपना ये क्लियर हो जाएगा। मैस्ट्रिच की संधि हुई थी नीदरलैंड के शहर में, और वहाँ पर जाकर के तब जाकर के यूरोपीय यूनियन को पूरा का पूरा, यानी जो यूरोपीय यूनियन की संधि थी वो प्रभावकारी हुई थी। 1 नवंबर की बात है ये। उन्नीस सौ 58 में तो इसमें केवल 15 राष्ट्र थे, और इस संगठन का नाम था सुसंगठित आर्थिक समुदाय, इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसमें केवल 15 देश थे, बाद में इसमें 25 देश शामिल हो गए थे यूरोप के। हाँ, यूरोप के जो सभी देश थे, इन देशों के लिए 12 देशों में एक जैसी मुद्रा लागू की गई थी। ये जनवरी 2002 से 12 देशों में है, आज भी लागू है यूरो। साझा मुद्रा कहा जाता था उसको, यूरो। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, लंबे समय में बना, चूंकि 1945 से 1992 का समय लंबा हो जाता है, लगभग 47 ईयर्स ओल्ड, 47 वर्ष पुराना। 1945 से लेकर 1992 में इसका गठन हुआ, तो लंबा समय हो गया था। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। इकट्ठे हुए थे देश, क्यों? आर्थिक संगठन के लिए। पहले आर्थिक ही तो बना था, यूरोप गठित यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1948। तो यह आर्थिक संगठन था, पैसे के लिए बनाया गया था, धन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसने धीरे 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 राजनीतिक रूप ले लिया। आपको पता है हमारे यहाँ यूरोपीय जो बस्तियां आई थी, चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटेन से आए अंग्रेज हों, या फिर डच, 4 यूरोपीय जातियां भारत में आई थी। पता है आप लोगों को? डच हॉलैंड से आए थे, फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे, और ब्रिटेन से हमारे यहाँ ब्रिटिश नागरिक या इंग्लैंड के अंग्रेज आए थे। अब कौन रह गए थे? डच, फ्रांसीसी, डच हॉलैंड से आए थे, फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे, और ब्रिटेन से अंग्रेज आए थे। अब एक जाति कौन सी रह गई? पुर्तगाल। पुर्तगाली, पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन, उस शहर से यहां आए थे पुर्तगाली। तो ये 4 जातियां हमारे यहाँ आई थी विदेशी, और चारों पहले तो यहाँ आई व्यापार करने के लिए। वही यूरोपीय यूनियन जैसा, पहले इसका गठन आर्थिक आधार पर हुआ था, धीरे धीरे ये क्या बन गया? राजनीतिक। तो जो 4 जातियां यहाँ हमारे यहाँ आई थी यूरोप से, वो भी इसीलिए आई थी कि हम यहाँ जा कर के क्या आर्थिक व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए तो आई थी, यहाँ पे जहाज लेकर आए थे सबसे पहले वो, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। चूंकि यूरोप में आर्थिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था यूरोप में। जब ऐसा वहाँ होने लगा तो यहाँ पर वो आए, यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत हुए, व्यापार किया। कंपनी भी उन्होंने व्यापार खोली थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे 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 कंपनी ने पैर फैलाना शुरू किया, और जाकर के वो आर्थिक से राजनीतिक बन गई थी। राजनीतिक कंपनी बन गई, और उसका राजनीति पर एक बहुत बड़ा बोलबाला या वर्चस्व हो गया था 1864 के, नहीं 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात। पहला युद्ध उनका प्लासी में हुआ था 1757 में, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो गया तो
ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक हस्तक्षेप करने का या राजनीतिक वर्चस्व उसका भारत में हो गया था। तो यही यूरोपीय यूनियन की स्थिति है। यूरोप के जो देश थे पहले आर्थिक आधार पर संगठित हुए थे, चलो सब लोग मिलकर के आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो बोले अब राजनीतिक भी कर लेते हैं, तो वो राजनीतिक संगठन बन गया था। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा था। विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम हो गया करने लगा था। जब यहाँ विशाल राष्ट्र बन गया तो राष्ट्र का झंडा होना भी स्वाभाविक है। राष्ट्र का झंडा होना स्वाभाविक है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। यूरोपीय संघ ने कहा था कि अपन एक संविधान बनाएं, लेकिन संविधान बनाना असफल रहा, संविधान नहीं बन पाया उन लोगों का। लेकिन राष्ट्रीय झंडा उन्होंने बना लिया था। यूरोपीय संघ का एक झंडा उन्होंने बना लिया था। झंडा, गान और स्थापना दिवस, 3 चीजें उन्होंने बना ली थी। यूरोपीय संघ का झंडा, वहां का गान और स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा, ये 4 चीजें उन्होंने तैयार कर ली थी। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली थी। अन्य देशों से संबंध के लिए यूरोप के देशों ने साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना ली थी। साझी का मतलब है यूरोप के जितने देश थे उनकी सबकी एक जैसी विदेश नीति और एक जैसी सुरक्षा नीति थी। ये भी 5वीं चीज हो गई। तो यूरोप ने क्या क्या ये कर लिया था। संविधान तो नहीं बना पाए थे वो, यूरोप के लोग संविधान तो नहीं बना पाए थे, लेकिन झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा और साथ ही साथ विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी उन्होंने एक जैसी बना ली थी। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। यूरोप ने क्या किया, नए सदस्यों को शामिल करने के लिए, हर व्यक्ति, हर संघ यही चाहता है कि हमारा विस्तार हो। तो यूरोप ने अपना विस्तार करने के लिए यूरोप में नए सदस्य और शामिल हों, इसके लिए उसने अपनी नीति को और सरल बना दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य यूरोप में शामिल हो सके। क्योंकि यूरोप में पहले तो 12 सदस्य थे, बाद में 25 हुए। तो ये नीति उन्होंने सरल की होगी शामिल होने की, तभी तो बने होंगे ज़्यादा सदस्य उसके। और अगर उसका शामिल होने का तरीका या नीति कठिन होगी तो उसमें ज़्यादा देश शामिल नहीं होंगे। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। जो नए सदस्य यूरोपीय संघ में शामिल हुए, यूरोपीय संघ में जो नए सदस्य शामिल हुए वो कौन थे, पहले सोवियत संघ में थे वो शामिल। सोवियत संघ का बिखराव हुआ तो आकर के वो कहाँ आ गए, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। नए सदस्य वही थे जो पहले सोवियत संघ के सदस्य थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। कौन सी प्रक्रिया, सोवियत संघ में अधिक सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। अनेक देशों के लोग नहीं चाहते थे, उनमें इतना उत्साह नहीं था कि हम यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएं। कि जो ताकत उन देशों की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। उनने ये सोचा जो ताकत आज हमारे देश को है, मान लेते हैं अपन नीदरलैंड तो पहले से शामिल था इसमें, हम मान लेते हैं यूरोप की तरफ, सोवियत संघ की तरफ का कोई देश ले लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ अपन यूरोप का ले लेते हैं कौन सा, जॉर्जिया ले लेते हैं। जॉर्जिया को ले लेते हैं, वो इसमें शामिल होने की बात सोच रहा है। तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जॉर्जिया अभी अपने आप में एक राष्ट्र और अपनी खुद की ताकत है उसके पास, लेकिन जैसे ही वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएगा तो जॉर्जिया में ताकत नहीं रहेगी। अब वो किसकी ताकत हो जाएगी, यूरोपीय संघ की। हमारी कोई ताकत नहीं बचेगी, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसा किसने सोचा, यूरोप। अन्य देश जो नए देश शामिल हो रहे थे वहाँ के देश के लोगों का ऐसा मानना था।
यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय देशों में शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। बहुत से देश चाह रहे थे कि हम शामिल ना हों। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय संघ था, इसका आर्थिक प्रभाव यानी आर्थिक रूप से मजबूत था, राजनीतिक, कूटनैतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। ये डरता नहीं था किसी से। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2016 में जब आर्थिक विश्लेषण किया गया पूरे विश्व का, तो यूरोपीय यूनियन 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, पहली अमेरिका। इसका सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है, यानी अमेरिका के लगभग हो जाता है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है यूरो, ये अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा, यानी दुनिया का जो व्यापार है पूरे दुनिया का, उसमें अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है यूरोपीय यूनियन की। विश्व का जो व्यापार होता है प्रतिदिन या प्रति वर्ष, प्रति मास, उसमें अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है इसकी। अगर अमेरिका की 1 है तो इसकी 3 है हिस्सेदारी विश्व की अर्थव्यवस्था में। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। कभी भी विवाद होते हैं अमेरिका का और चीन का, अमेरिका से होता है यूरोपीय यूनियन के विवाद या चीन से होता है, तो पूरी धौंस के साथ बात करता है, कहता है विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान हमारा तुम लोगों से ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यानी यूरोपीय यूनियन की जो आर्थिक मजबूती है, इसका प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं है बल्कि अफ्रीका और एशिया के अन्य दूर दराज के देशों पर भी इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव है। खुद तो मजबूत है, साथ में इन देशों पर भी प्रभाव है, अफ्रीका महाद्वीप के और एशिया महाद्वीप के जो दूर दराज के देश हैं उन पर। इनमें से अभी हम बताएंगे भारत पर भी यूरोपीय संघ का प्रभाव है, वो आगे हम बताएंगे। यह विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन को WTO कहते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। विश्व व्यापार संगठन में भी ये महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी यह एक महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है। कौन? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस का नाम तो आपने सुना होगा। अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सी ऐसी चीज खरीदी जो भारत के पास नहीं थी? भारत ने सुरक्षा के लिए फ्रांस से राफेल नामक विमान खरीदे। आपने देखा होगा, सबसे पहले राफेल अंबाला कैंट पर आया था, कितनी उसकी स्वागत किया गया था। तो राफेल विमान हमने खरीदे। यानी जो फ्रांस है यूरोपीय संघ का जो प्रमुख देश कहलाता है, फ्रांस सामरिक वस्तुएं या हथियार बनाता है। फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। सुरक्षा परिषद अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 स्थायी सदस्यों में फ्रांस का भी नाम आता है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल हैं। यूरोपीय संघ के और भी देश सुरक्षा परिषद के सदस्यों में शामिल हैं। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं हम, जिसका की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, और वो कौन कौन से, उनके नाम हम एक बार आपको गिना देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन यूरोप का है, ध्यान रखना, और फ्रांस भी यूरोप का है। इसीलिए लिखा है इसमें कि फ्रांस के अतिरिक्त अन्य देश भी सुरक्षा परिषद के सदस्य। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, 3 हो गए। अब बचे 2, रूस 4 हो गए, और 5वां चाइना, चीन। ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर अभी आप जानते हैं, आगे चल के हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोप के 2 देश सुरक्षा परिषद में हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। इसलिए अमेरिका अकेला है, रूस भी अकेला है, चीन भी अकेला है, लेकिन यूरोप के 2 देश सुरक्षा परिषद में हैं। इसी के चलते वो सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल ही के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय यूनियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे देश हैं, यानी 25 देश हैं, और इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उससे कोई टकरा नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं। अभी जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ये इसी के ऊपर तो चल रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि हमको यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लो। रूस कहता है नहीं, उसे पता है यदि तुम उसमें शामिल हो जाओगे यूरोपीय संघ में, तब क्या होगा, तुम ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पर दुनिया की सबसे बड़ी सेना होगी। इसलिए वो उसको धमका रहा है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। दुनिया में जो रक्षा बजट है यूरोपीय यूनियन संघ की सेना का, सुरक्षा का, ये अमेरिका के बजट से दूसरे नंबर पर आता है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। यानी फ्रांस के पास एक अनुमान है, निश्चित तो पता नहीं होता है, ये गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियार हैं, ऐसा अनुमान है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतरिक्ष में जाना हो या फिर सूचना या संचार और प्रौद्योगिकी, तकनीक, संचार इत्यादि में भी इसका दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मामले में दखल देने में यूरोपीय यूनियन सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, टोनी ब्लेयर, तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यानी ब्रिटेन तो उसके साथ थे, अमेरिका के साथ, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि, मास्ट्रिस्ट या मैस्ट्रिच, नीदरलैंड की राजधानी मैस्ट्रिच या मास्ट्रिस्ट इसको हम बोलते हैं, और ये संधि, और यहाँ संधि हुई थी सन 1992 में, और इसी के बाद यूरोपीय संघ का
निर्माण हुआ था। साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया है। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित है। यानी जो यूरो मुद्रा है वो 25 देशों में नहीं बल्कि 12 देशों में चलती है, उनने ही माना है। यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। ये यूरोपीय संघ का झंडा है, यूरोपीय संघ का झंडा। इसमें 12 गोल्डन सितारे हैं। इसका बैकग्राउंड ब्लू है। जो बैकग्राउंड है इसका वो कैसा है? ब्लू है, नीले कलर का है। और इसमें गोल्डन अर्थात सुनहरे सितारे हैं। और ये सितारे गोलाकार में बनाए गए हैं। ये 12 सितारे सोने के रंग के सितारों का घेरा, सोने के रंग के गोल्डन कलर के सितारे हैं। यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यूरोप में 12 की जो संख्या है इसको पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, समग्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसमें 12 की संख्या लिखी है। अगर यही झंडा भारत का होता तो ये संख्या 16 होती, क्योंकि हमारे यहाँ 16 आना, 16 का बड़ा महत्व होता है, इसलिए वहाँ 12 का है ये। नीदरलैंड में मैस्ट्रिच नामक एक स्थान है। वहाँ 7 फरवरी 1992 को प्रस्तावित यूरोपीय यूनियन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया और मैस्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को प्रभावी हुई थी। उस समय से ये प्रभावी हो गई थी। इस संधि के द्वारा आर्थिक समुदायों को यूरोपीय यूनियन का नाम दिया गया। पहले यूरोपीय यूनियन का नाम क्या था? आर्थिक समुदाय, और बाद में ये राजनीतिक बन गया और इसका नाम हो गया यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ के सदस्य जो 25 सदस्य हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। इसके 6 तो मौलिक सदस्य हैं। मौलिक सदस्य कौन कौन हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लैक्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये हो गए इसके 6 मौलिक सदस्य। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, यूनान, आयरलैंड, लताविया, हंगरी, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, इसको ब्रिटेन कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम या यूके भी कहते हैं ब्रिटेन को। किंतु ब्रिटेन ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता को छोड़ दिया है, ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। कुल मिलाकर इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन मौलिक 6 सदस्य और इन सदस्यों को जोड़कर 28 सदस्य हो जाते हैं। 28 में से ब्रिटेन ने अभी सदस्यता छोड़ दी है। यूरोपीय यूनियन का पूर्व में नाम क्या था? पहले इसका नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय का यूरोपीय साझा बाजार, पूरा नाम था इसका। पहले यूरोपीय यूनियन से पहले था
यूरोपीय आर्थिक समुदाय का यूरोपीय साझा बाजार। इसका विस्तार 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड इसमें जुड़े थे। 1973 में 1981 में यूनान आया था इसमें, और 1986 में स्पेन और पुर्तगाल। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, और 2004 में चेक गणराज्य, पोलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, साइप्रस, हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया इसके सदस्य हुए थे। इसका विस्तार हुआ था। आपको पता होगा, नहीं है तो आप इसको नोट कर लें। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स की राजधानी ब्रुसेल्स या बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। इसकी मुद्रा यूरो है और इसमें कुल जनसंख्या लगभग 455 मिलियन है। कुछ पूछना है किसी को? ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय, ध्यान रखना।